दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग 5 संघ में मंत्रिपरिषद का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचारों के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किसी राजनीतिक दल का सांसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हता के तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व सांसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख जिसको वह निर्वाचन घोषित किया जाता है, जिनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्हित होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। महान न्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधियक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महान न्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। सरकारी कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में अब यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।
राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अब यहाँ से अध्याय 2 स्टार्ट होता है और इसमें है संसद में है साधारण। अनुच्छेद 69 संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंध के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करें। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यसभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा
कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो, परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य को जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत हैं जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का तब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड क और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, और खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजन के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन की प्रभावी होने तक कोई लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन से पहले विद्यमान है, परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाए। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों के अवधि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, जिससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की प्राप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष के लिए से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का एक नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त
निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस आयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और उसके पास ऐसे अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का यह किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। प्रत्येक सदन के प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी नियुक्ति बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु उस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। संसद के अधिकारी। इसमें अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदन को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य। यदि किसी राज्य का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड गौ के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प
तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि को जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्य सभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा के प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। राज्यसभा के किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संकल्प पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंडगौ के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।
अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो कोई लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा के प्रति के नियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाएगा अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को किसी पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या किसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने की हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते का जो संसद विधि द्वारा नियमित करे और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तित्वों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपखंड के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।